नमस्कार दोस्तों, इंदु की आवाज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भैया, वह हमारे पड़ोस वाला गट्टू है ना, वह मुझे माऊ अम्मा कहकर चिढ़ाता रहता है। उसके साथ साथ मेरी जितनी भी सहेलियां हैं ना, सभी लोग मुझे माऊ अम्मा कहकर चिढ़ाने लगी हैं। कहकर छोटी बहन शिवांशी अपने बड़े भाई विपिन से शिकायती लहजे में कहती है। कभी कहती, भैया देखो ना, यह रोहन है ना, बिमला चाची का बड़ा बेटा, उसने मुझे आज छेड़ा। भैया, आज उसे अच्छा मज़ा चखाना। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का शिकायत लेकर शिवांशी अपने बड़े भाई के पास आ जाती, क्योंकि उन दिनों उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने भाई से जो कुछ भी कहेगी, उसका भाई उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। और विपिन अपनी बहन को खुश करने के लिए वो हर काम करता था जिससे उसकी बहन खुश हो जाए। और जब भाई उसके लिए वह काम कर देता तो बहन भी खुशी से फूली नहीं समाती थी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर उनके मम्मी पापा भी बहुत ही आनंदित हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, बेटी अपने पिता के घर को जितना भी अपना मान ले, लेकिन एक ना एक दिन उसे यह एहसास करवा ही दिया जाता है कि उसके ससुराल जाते ही मायके से उसका अधिकार कम या खत्म ही हो जाता है। जबकि इसके पहले वही बेटी अपने पापा और भाई के घर को ही अपना समझकर उसमें रहते हुए कितने अरमान सजोती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना मान रही थी, असल में वह तो उसका था ही नहीं। बस यही हुआ शिवांशी के साथ। शिवांशी अपने भाई से पूरे 4 साल की छोटी थी, लेकिन शिवांशी की मम्मी मैना देवी का कहना था कि वह पहले अपनी बेटी की शादी करेगी ताकि अपनी मर्जी से जितना चाहेगी उतना दान दहेज अपनी बेटी को दे सके। पर ना बहू के आ जाने से पता नहीं बहू क्या सोचने लग जाए। अगर बहू को पसंद नहीं आएगा तो हो सकता है घर में कलह की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए वे लोग शिवांशी की शादी पहले करना चाहते थे। मैना देवी का विचार उनके पति दुष्यंत जी को भी ठीक लगा और विपिन को भी। यह प्रकार विचार परिवार के सभी लोगों को सामंजस्य बनाती विपिन की शादी से पहले शिवांशी की शादी होगी। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, जरूरी नहीं कि हमेशा उसी की सोच के अनुसार सारे काम हों। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर। मैना देवी और दुष्यंत जी अपनी बुआ की बेटी की शादी में ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन के स्टेशन पे पहुंचते ही पहले ही एक नदी पड़ती थी। उस पुल को पार करके स्टेशन पहुंचना था। कुछ बदमाशों ने रेलवे पटरी के कुछ पार्ट को निकाल कर लाइन को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसके कारण ट्रेन सही दिशा में ना जाकर अनबैलेंस हो गई और ट्रेन के कुछ कंपार्टमेंट के हिस्से नदी में जाकर गिरे, तो कुछ रेलवे ट्रैक में ही गिरकर उसमें आग लग गया, जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति हुई। उसी कंपार्टमेंट में मैना देवी और दुष्यंत जी भी थे, जिनका कुछ भी पता नहीं चला कि वे लोग पानी में गिरे कि आग में जल गए। लेकिन इतना पता चला कि कुछ लोग चुपके से ट्रेन में केरोसिन तो कुछ लोग गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे। इसी कारण ट्रेन में आग लग गई थी। इसके बाद विपिन ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से अपने मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक दंपत्ति उसे ऐसे मिले जो मरणासन में थे। उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने विपिन को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम दोनों पति पत्नी की अंतिम इच्छा तुम पूरी कर सकते हो क्या? विपिन बोला, कौन सी अंतिम इच्छा है बाबा, आप बताइए मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा।
उन्होंने एक कोने में बैठी रोती हुई अपनी बेटी की ओर इशारा करके कहा, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो बेटा, क्योंकि हमारे अलावा हमारी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। कहकर उन्होंने अपनी बेटी को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसका हाथ विपिन के हाथ में जैसे ही रखा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी बेटी शीतल अपने पिता को पकड़कर दहाड़े मारकर रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देखकर उसकी माँ समझ गई कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी स्वर्गलोक को सिधार गई। विपिन ने शीतल से कहा, शीतल, तुम्हारे पापा तो अब नहीं रहे, कम से कम अपनी मम्मी को ही देख लो, शायद उनका सही समय में इलाज हो जाएगा तो वह ठीक हो जाएंगे। शीतल अपने पिता के पास से उठकर अपनी मम्मी के पास गई। वहाँ जाकर देखा तो उनके हाथ पैर भी ठंडे हो चुके थे। वह समझ गई कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन विपिन ने उसकी माँ के लिए जो चिंता व्यक्त किया था वह शीतल के लिए दिल को छू गई थी। उसकी इज्जत शीतल के दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब विपिन क्या करे, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसके मम्मी पापा की इच्छा थी कि पहले उसकी छोटी बहन शिवांशी की शादी हो, लेकिन वहाँ का मंजर ऐसा था कि उसने एक तो शीतल के मम्मी पापा की अंतिम समय में उनको वचन दिया था कि वह उनकी बेटी से शादी करेगा, और दूसरा यह कि शीतल को वहाँ अकेली किसके साथ छोड़ दे, क्योंकि उसके कोई भी रिश्तेदार उनके साथ में नहीं थे जिनके साथ वह अपने घर जा सकती थी। इसीलिए मजबूरन विपिन को उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने चाचा ताऊ सभी को इसके बारे में बता दिया कि उसने उसे किस मजबूरी में यहाँ लाया है और उसके पिता ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था। विपिन की बातें सुनकर उसके परिवार रिश्तेदार के लोगों ने निर्णय लिया कि विपिन भी तो शादी योग्य हो ही गया है और कहीं ना कहीं की लड़की के साथ शादी तो आज नहीं कल कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी ही कर दें, क्योंकि एक जवान लड़का और लड़की को एक ही घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। इसीलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। विपिन और शीतल की शादी से पहले ही विपिन ने एसएससी की परीक्षा दी थी। उसे सब इंस्पेक्टर बनाना था, इसलिए उसने खूब मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसकी शादी के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और उस दिन भी आ गया कि जिस दिन उसकी पोस्टिंग होनी थी। अब उसने अपना पद भार संभाल लिया। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शुरू में तो शीतल शिवांशी के साथ जितनी नम्रता से पेश आती थी, विपिन की नौकरी लगते ही उसके तो तेवर ही शिवांशी के प्रति बदलने लगे। शिवांशी को अब वह अपने घर की सदस्य नहीं बल्कि एक नौकरानी समझने लगी थी। उसका बात करने का टोन भी बदल गया था। पहले शिवांशी कॉलेज से आने के बाद घर के ज़्यादा काम नहीं करती थी, बल्कि शीतल उसे खुद कहती थी कि वह अपने कमरे में जाकर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। लेकिन विपिन की नौकरी लगते ही शीतल अपने आप को एसआई साहब की पत्नी समझने लगी और शिवांशी ही नहीं, वह अपने पास पड़ोस की महिला के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह बुजुर्ग महिला का भी मान सम्मान नहीं करती थी। अब शीतल ने मन में सोचा, शिवांशी का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने में 1 साल और बाकी है, तब उसे झेलना
पड़ेगा जो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे उसने विपिन के कान भरने शुरू कर दिए कि शिवांशी अब जवान हो गई है, बिना माँ बाप की लड़की को वैसे भी किसी का दबाव नहीं रहता। अब तो सुबह से निकल जाते हो तो सीधे रात में ही घर वापस आते हो। दिन भर जवान लड़की कहाँ आती जाती है, ना ही आपको पता होता ना ही मुझे, क्योंकि मैं भी तो दिन भर घर पर ही रहती हूँ। तो क्यों ना हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शिवांशी की शादी करवा देते हैं ताकि एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। शीतल ने जब विपिन को ऐसी बात कही तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसकी बातों पर शीतल ने देखा कि विपिन पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो वह रोज रोज कुछ न कुछ मन गढ़ंत बातें शिवांशी के खिलाफ विपिन को बताते ही रहती थी। कहते हैं ना कि संगति का असर एक न एक दिन पड़ ही जाता है। वही हुआ विपिन के साथ भी। विपिन भी शीतल की बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गया और शीतल से कह दिया कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारे जान पहचान या रिश्तेदारी में कोई लड़का हो तो पता करके मुझे बता देना, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। विपिन की बातें सुनकर शीतल को तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। मन मन ही मन बहुत ही खुश हुई कि चलो यह शिवांशी नाम के बोझ से मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन विपिन को दुख भी हो रहा था कि शिवांशी की 1 साल की ही तो पढ़ाई बची है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह अपनी पत्नी की जिद और शिकायत के आगे मजबूर हो गया था। अब शीतल ने एक लड़के का रिश्ता शिवांशी के साथ लाया और उस लड़के के दादा परदादा अपने ज़माने के जमींदार हुआ करते थे। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। वर्तमान में वह लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसके पिता ने शराब की लत लग जाने के कारण अपने हिस्से की सारी जमीन को बेचकर शराब पीने में सारे पैसे उड़ा दिया था। उनके पास केवल उनका छोटा सा कच्चा मकान और छोटी सी जगह बच गई थी, जिसमें उसकी माँ अनुराधा जी सब्जियां उगा लिया करती थी। उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना और अपने बेटे कार्तिक का पेट भर लिया करती थी। जब कार्तिक बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लायक हुआ, तो अनुराधा जी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चे निकल जाए। उन्होंने कार्तिक को बड़े मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाया, फिर अपने साथ लोगों के घरों में काम करने के लिए लेकर जाने लगी। कार्तिक बहुत ही समझदार और ईमानदार मेहनती लड़का था। उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि वह कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा है। वह काम करते करते प्राइवेट परीक्षा देकर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। जब शीतल ने कार्तिक के लिए शिवांशी का रिश्ता भेजा तब उसकी माँ से पूछा गया कि आपके बेटे ने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो उन्होंने कह दिया 12वीं तक। शीतल को उससे भी कोई एतराज़ नहीं था। उसने विपिन को बता दिया कि कार्तिक बहुत ही अच्छा लड़का है, वह मेरे लायक के मायके के पास वाले गांव का ही लड़का है। उसके दादा जमींदार थे, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कार्तिक एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। उसने उसके दादा के बारे में तो बता दिया और कार्तिक की पढ़ाई को बताया। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब लड़का और लड़की लगभग बराबर ही पढ़े थे। इसलिए विपिन को वह भी रिश्ता अच्छा लगा। कार्तिक देखने में सुंदर तो था ही, इसीलिए विपिन ने कार्तिक का घर या उसका फैमिली बैकग्राउंड देखे बिना ही कार्तिक को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि
विपिन को भी नई नई जॉब लगी थी और शिवांशी की शादी के लिए छुट्टी ही लेना था, और उसे जो कुछ भी बात कार्तिक के बारे में बता रहे थे उसकी पत्नी स्वयं बता रही थी। इसीलिए उसने उस पर पूरा विश्वास कर लिया और शिवांशी और कार्तिक की शादी तय कर दी। अब वह दिन में आ गया जिस दिन का सभी नए जोड़े को इंतजार रहता है। कार्तिक घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर शिवांशी के दरवाजे पर आ गया। कार्तिक दूल्हे के गेट अप में इतना सुंदर लग रहा था, लोग देखते ही रह गए। दूल्हे की तारीफें सुनकर शिवांशी भी मन ही मन खुश हो रही थी। फिर उसकी बुआ आई और बोली, चलो बेटा, दूल्हा स्टेज पर आ चुका है, जयमाल का समय हो चुका है, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। शिवांशी भी तैयार ही थी, वह भी अपनी बुआ के साथ चल दी। उसके साथ साथ उसकी सहेलियां भी चल दी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। अब दूसरे दिन सुबह सुबह विदाई का बेला आई। विदाई के समय दोनों भाई बहन शिवांशी और विपिन एक दूसरे का गला पकड़ पकड़ कर खूब रोए। उसकी भाभी शीतल ने भी कुछ घड़ियाली आंसू बहाए और शिवांशी की विदाई हो गई। जैसे ही शिवांशी अपने ससुराल की दहलीज में पैर रखे, उसका कलेजा धक से हुआ। कहा तो वह सोच कर आई थी कि वह जमींदार की बहू बनने जा रही है, लेकिन यहाँ हकीकत तो कुछ और ही है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा और जो रस्में शादी की होती है, सारी रस्में ससुराल में भी पूरे मन से किया। उसने मन में सोच लिया था कि वह उसका जवाब अपने भाई बहन से मांगेगी कि उन्होंने एक बार भी कार्तिक का घर या उसका कारोबार क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। दूसरे दिन शिवांशी की मुंह दिखाई की रस्म भी थी। पास पड़ोस की सभी औरतें आती, शिवांशी का चेहरा देखती और नेक के रूप में कुछ न कुछ देती ही थी, और तारीफ तो इतना करती कि कार्तिक की माँ अनुराधा जी अपनी बहू की तारीफें सुनकर फूली ना समाती। कार्तिक भी बहुत खुश था, लेकिन शिवांशी मन ही मन बहुत दुखी थी। लेकिन बिना माँ बाप की बच्ची कर भी क्या सकती थी। इसीलिए उसने भी ठान लिया मन में कि अब वह अपने भाई से कुछ नहीं कहेगी, बल्कि चाहे जो हो जाए वह यह रिश्ता अब निभा कर ही रहेगी। कभी अपने भाई के पास रोना लेकर नहीं जाएगी। उसे उनकी मदद की ज़रूरत है। अब आई उन दोनों की सुहाग रात की बारी तो शिवांशी ने कार्तिक से कह दिया, देखिए कार्तिक जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज मुझे आराम करने दीजिए। कार्तिक भी बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वह समझ रहा था कि शादी की रस्में में व्यस्त होने के कारण शायद शिवांशी को आराम ना मिला हो, इसीलिए वह आराम करना चाहती होगी। ऐसा सोचकर उसने भी कह दिया, देखो शिवांशी, पति पत्नी बनने से पहले हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे, एक दूसरे की अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए। कार्तिक की बातें सुनकर शिवांशी को ऐसा लगा जैसे कार्तिक जैसा समझदार जीवन साथी पाकर तो वह धन्य हो गई है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद से कभी किसी ने उसके साथ इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। उसने मन ही मन सोचा, उसे संभलने वाला जीवन साथी समझने वाला मिला है तो आगे की मुश्किलों को तो भी आसानी से पार ही कर लेगी। दूसरे दिन पग फेरे के लिए कार्तिक और शिवांशी को अपने मायके जाना था, सो तैयार होकर दोनों पति पत्नी चले गए। वहाँ जाकर उसकी भाभी शीतल ने पूछा, क्यों शिवांशी, तुझे तेरा ससुराल पसंद तो आया ना? शिवांशी ने भी चहकते हुए कह दिया, हाँ भाभी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जो मेरे लिए कार्तिक जैसे जीवन साथी को ढूंढा और मेरा रिश्ता उनके साथ करवाया। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जो कहूँ वही करते हैं, जो मांगूँ वही ला कर देते हैं। मैं तो ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो गई। शीतल को तो ऐसा लगा था कि शिवांशी जब पग फेरे के लिए आएगी तो अपने भाई के सामने शिकायतों का पिटारा खोल देगी, अपनी भाभी पर गुस्सा करेगी, अपने भाई से लड़ाई करेगी कि आपने एक बार भी लड़का का घर देखा नहीं, उसका कारोबार देखा नहीं, और भाभी ने जैसा कहा बस उसे ही मानकर अब अपनी बहन का शेर के सामने बकरी बांध दिया। अब मैं उस झोपड़े नुमा घर में कैसे रहूंगी। लेकिन उससे निपटने के लिए शीतल ने भी अच्छी खासी तैयारी कर ली थी कि अगर शिवांशी उसे कुछ भी कहेगी तो शीतल उसे क्या जवाब देगी। लेकिन यह क्या, शिवांशी तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसने ना ही अपने भाई से किसी बात के लिए शिकायत किया, ना ही भाभी से उसके भाई ने उसके ससुराल वालों के बारे में पूछा। तो उसने कह दिया कि सब कुछ अच्छा है और दूसरे ही दिन अपने पति कार्तिक के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाकर शिवांशी बहुत उदास थी, रहने लगी थी। तभी कार्तिक ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन बातों ही बातों में शिवांशी ने कार्तिक को बता ही दिया कि वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी और उसकी शादी करवा दी, जिसके कारण उसका सपना धरा का धरा ही रह गया। अब कार्तिक को शिवांशी की उदासी का कारण समझ में आया। उसने उससे वादा किया कि वह उसे आगे पढ़ाने में उसकी मदद करेगा। उसने आगे की पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन वह उसे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो रुक गई थी वह भी पूरा करवाएगा। कार्तिक की बात सुनकर शिवांशी तो कार्तिक के गले लग गई। उसे ध्यान ही नहीं था कि वह उससे नाराज है या उसे मर्यादा में रहकर कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि सास भी उन्हीं के साथ थी। फिर बाद में उसे लगा कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह जल्दी से कार्तिक से दूर हट गई। कार्तिक ने अपनी माँ को शिवांशी की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने तो शुरू में ही कहा था, अब शादी के बाद उसका मन कितना लगेगा बेटा पढ़ाई में, इससे अच्छा तो वह सिलाई बुनाई का काम ही कर लेती ताकि 4 पैसे तो कमाती। पढ़ाई का क्या है, नौकरी लग गई तो ठीक है, वरना समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होंगे। लेकिन जब कार्तिक ने उन्हें समझाया कि जिसकी रुचि जिसमें है उसे वही काम करने देना चाहिए, नहीं तो छोटा सा सरल सा काम भी बहुत बड़ा कठिन हो जाता है, तो अनुराधा जी भी मान गई और शिवांशी को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। अब तो शिवांशी मन लगाकर कोचिंग पढ़ने और कॉलेज की अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं, इंसान जो चाहता है उसी के अनुसार सब हो। शिवांशी ने उधर एडमिशन लिया था तो 3 महीने हुए थे और कार्तिक का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। कार्तिक कोमा में चला गया। उसी समय शिवांशी को अपने कोचिंग की फीस भी भरनी थी। अब शिवांशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने इधर उधर से मदद मांगकर और कुछ पैसे उस गाड़ी वाले ने भी दिया जिस गाड़ी में कार्तिक को टक्कर मारी थी। ऐसे करके कार्तिक का इलाज तो वह जैसे तैसे करवा ही रही थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा चाहती थी, क्योंकि उसका झुकाव केवल पढ़ाई की ओर ही था। इसलिए उसने सोचा अपने भाई से कुछ मदद मांग ले। उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया और अपनी हालत के बारे में बताया और अपने भाई से बात करते हुए
रो पड़ी। विपिन भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उससे अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए उसने उसे मदद करने के लिए तुरंत ही हाँ कर दी। जैसे ही वह शिवांशी के घर पैसे लेकर जाने वाला था कि उसके बड़े ऑफिसर ने फ़ोन कर दिया कि तुरंत उसे कहीं इमरजेंसी में जाना है, जिसके बारे में फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। उसने सारी बातें अपनी पत्नी शीतल को बताया कि शिवांशी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, इसीलिए अगर वह यहाँ आए तो बिना सवाल जवाब किए यह 50,000 दे देना। उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिससे वह मदद मांग सके, और हो सकेगा तो तुम भी उसके साथ चली जाना ताकि उसका हौसला बढ़े। शीतल ने विपिन को पूरा आश्वासन दे दिया कि वह इधर की चिंता ना करे, वह सब संभाल लेगी। विपिन भी निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी पर चला गया और उसकी बहन को फ़ोन करके बता दिया कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह बेझिझक अपने भाई के घर जाकर ले सकती है। भाई की बात सुनकर शिवांशी बहुत खुश हुई। वह अपने भैया भाभी से कोई मदद तो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन समय के चक्र ने उसे मजबूर कर दिया था, इसीलिए उसे अपने भाई से मदद मांगना पड़ा। वह भारी मन से अपने भाई के घर गई। उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अच्छा शिवांशी, सच में तेरे पति को चोट लग गई फिर, या यूं ही अपने भाई से पैसे लूटकर अपने उस फकीर भिखारी पति को देकर मौज मस्ती करने के लिए देने वाली है? और हाँ, मैंने सुना है कि तुझे भी पढ़ाई का चस्का चढ़ा है। तू कितना पढ़ लेगी रे? क्या तेरा वह गरीब अनपढ़ पति मेहनत मजदूरी करके तेरा पेट नहीं भर पा रहा है, जो अपने इतने बड़े पुलिस ऑफिसर भाई से मदद मांग रही है? अगर तू झूठ बोलते हुए पकड़ी गई ना, तो तेरा वही भाई तेरा क्या हाल करेगा, समझ रही है ना? दोबारा कभी अपने घर की दहलीज पर पैर नहीं रखने देगा, समझी? इसीलिए पहले से ही तुझे समझा रही हूँ। अगर अपने भाई के गुस्से से बचना है तो यह सारा ड्रामा छोड़ और जा अपने ससुराल, और जैसे अब तक रही थी ना वैसे ही गरीबी की हालत में रहना सीख जा। भाई की कवाई में ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी? कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। शिवांशी आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठी की बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने थोड़ी देर वहीं पर बैठकर अपनी भाभी का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत देर तक जब वह बाहर नहीं आई तो वह वहाँ से उठकर चुपचाप अपने ससुराल जाने के लिए निकल गई। वह जिस बस में बैठकर जा रही थी उसी बस में उसका क्लासमेट एक लड़का मिला जो कॉलेज के दिनों से उसे पसंद करता था। उसने जैसे ही शिवांशी को देखा दौड़कर उसके पास गया और बोला, शिवांशी, तुम यहाँ अकेली कहाँ जा रहे हो? तभी शिवांशी ने कहा, अरे अजय, तुम यहाँ पहले तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अजय बोला, शिवांशी, तुम तो जानती हो मेरा एक ही सपना था कि IAS बनने का, तो मैं उसी की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। और तुम बताओ आजकल तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अजय, कहकर वह फपक कर रो पड़ी। अजय उसका रोना देखकर हस्त व्यस्त रह गया। उसने एक सीट की जगह बनाते हुए वहाँ उसे बैठाते हुए बोला, शिवांशी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। तब शिवांशी ने उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। अजय चुटकी बजाते हुए हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारी इस परेशानी को यूं ही चुटकी में हल कर दूंगा। वो कैसे? शिवांशी बोली, देखो मुझे दिल्ली जाने दो, वहाँ जो कुछ भी मुझे पढ़ाई में मिलेगा तुमको व्हाट्सएप को लगा कर, वास्तव में भगवान है जो किसी न किसी रूप में आकर दीन दुखियों की मदद जरूर करते हैं।
वह इतनी खुश हुई कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। उसने तुरंत अजय को अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बता दिया। अजय भी खुश था कि चलो मैं किसी के लिए तो काम आ सकता हूँ, और अपने इतने साल पुरानी क्लासमेट जिसे वह दिलो जान से चाहता था, उसकी मदद भी कर पा रहा है। इसीलिए उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। दोनों अपने कॉलेज के ज़माने की कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें याद करते हुए सफ़र कर रहे थे। कब शिवांशी का स्टेशन आ गया उन्हें पता ही नहीं चला, और शिवांशी अजय को बाय बाय कहकर बस से उतर गई। अजय अब अकेला बोर होता हुआ आगे के बस स्टैंड में उतरा। आगे से उसे ट्रेन की यात्रा करनी थी। पूरे 24 घंटे वह ट्रेन में सफ़र करता रहा, लेकिन शिवांशी ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, क्योंकि वह अस्पताल से घर और घर से अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई थी। जब अजय दिल्ली पहुंचकर अपने रूम में फ्रेश हो गया, खाना खा लिया, उसके बाद शिवांशी को कॉल किया और बताया कि वह दिल्ली सही सलामत पहुंच गया है। शिवांशी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि उसने उसके सफ़र के दौरान एक बार भी कॉल नहीं किया, जबकि वह उसका कितना बड़ा मदद करने वाला था। उसने उससे उस बात के लिए माफ़ी मांगा, लेकिन अजय ने कह दिया, यार दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और दोनों हंस दिए। अब अजय मन लगाकर अपनी कोचिंग की क्लास अटेंड करता, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदार और आ गई थी कि समय पर शिवांशी के लिए नोट्स भेजना है। इसीलिए कभी मन न रहते हुए भी उसे क्लास जाना ही पड़ता था। उसका एक फ़ायदा अजय को यह समझ में आया था कि उसके साथ पढ़ने वाले बहुत से लड़के किसी न किसी दिन छुट्टी मार ही देते, मगर अजय कभी भी छुट्टी नहीं मारता था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसके सर पर चढ़कर नाच जो रही थी। उसका परिणाम यह हुआ कि अजय अब अपनी कोचिंग क्लास का टॉपर, 10वीं के बच्चे को पछाड़ वाला नंबर विद्यार्थी बन गया था, जिसका नाम आजकल सभी लोग जानते लगे, क्योंकि शिवांशी अजय से प्रश्न पूछती थी कि वह इस सारे नोट्स सिर्फ मेरे लिए भेजने के लिए ही या आपके भी काम के हैं। तब अजय को हाजिर जवाबी होना पड़ता था कि तुम कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, जिससे शिवांशी की तैयारी तो होती ही थी, साथ ही साथ अजय की पूरी ही तैयारी हो जाती थी। इस प्रकार अजय और शिवांशी पास ना होते भी बहुत पास हो गए थे। उधर शिवांशी को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, एक तो अपने पति की देखभाल और दूसरा अजय के सवालों का जवाब, क्योंकि उसको बचपन से ही यह आदत नहीं थी किसी भी काम को बहाने बनाकर टाल देना। इसीलिए उसने दोनों ही जिम्मेदारी को बखूबी निभाई। समय के साथ साथ अब कार्तिक भी ठीक होता जा रहा था। अनुराधा जो देखती थी शिवांशी पत्नी धर्म के साथ साथ विद्यार्थी धर्म का भी कर्तव्य बखूबी निभा रही थी, तो उन्होंने घर के काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब शिवांशी को पढ़ाई करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। कार्तिक को भी कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसीलिए वह भी घर पर ही रहता था। शिवांशी को पता था कि कार्तिक पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, इसीलिए उसने कार्तिक को बैठे बैठे एक काम करने के लिए दे दिया था कि वह उसके लिए पुराने प्रश्न पत्र को देखकर उसी के अनुरूप उसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करके रखे, ताकि वह घर के काम से फुर्सत मिलते ही उनके उत्तर लिख सके। और चेक करने के लिए भी कार्तिक को ही देती थी। जो नोट्स अजय भेजा करता था उसके आधार पर कार्तिक उसके उत्तर चेक कर दिया करते थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर यूपीएससी की तैयारी करने लगे,
और अजय जब भी बात करता शिवांशी कार्तिक के सामने ही मोबाइल स्पीकर में रख कर बातें करती। जब उन दोनों की बहस चलती तो शिवांशी अजय से जीत जाती। अजय हैरान रह जाता कि शिवांशी अपने पति की सेवा के साथ साथ घर के काम और पढ़ाई कैसे कर लेती है। तब शिवांशी कहती, अजय यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, बल्कि मेरे पति मेरी सेवा करते हैं, तब मैं इतना कर पाती हूँ समझने। लेकिन तुम क्या जानो पति पत्नी एक दूसरे की सेवा कैसे करते हैं। जब तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी ना, तब पता चलेगा बच्चों। तब सब लोग हंस पड़ते हैं और कार्तिक अपने कॉलर ऊंची करके अपने आप पर गर्व महसूस करता। इस प्रकार से उन दोनों की तैयारी चल रही थी। अजय भी 2 गुनी मेहनत करता। उसे डर था कि कहीं शिवांशी का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ तो कार्तिक के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगा। उधर शिवांशी को यह भी डर था कि अगर अजय का सिलेक्शन हो जाएगा तो वह तो यही कहेगा कि औरतें तो चूल्हा चौका संभालने के लिए ही है। छोड़ दो शिवांशी यह सपना देखना, अगर उसने ऐसा कह दिया तो मैं तो सहन नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर वह भी ज़्यादा मेहनत करने लगी और अब वह समय भी आ गया जिस दिन दोनों यूपीएससी की परीक्षा में बैठना था। दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा और अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर में चले गए। कार्तिक ने भी शिवांशी का हौसला बढ़ाया था। अनुराधा जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया था। जब दोनों ने परीक्षा दिया और एग्जाम हॉल से बाहर निकलने तो एक दूसरों को फ़ोन किया। दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि पेपर कैसा था, तो दोनों ने कहा हमने जितना मेहनत किया था उसका तो आधा भी नहीं था। दोनों का जब रिजल्ट आया तो दोनों ही अच्छा रैंक लेकर आए थे। शिवांशी पहले रैंक से तो अजय दूसरे रैंक से परीक्षा पास किया था। जब दोनों का इंटरव्यू का समय आया तो अजय तो दिल्ली जैसे शहर में था तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन शिवांशी सोच रही थी वह इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करेंगी। लेकिन कार्तिक ने उसका भी हल निकाल ही लिया। कार्तिक मोबाइल में कई प्रकार के प्रश्न सर्च करता और शिवांशी को अपने सामने बैठता और स्वयं एग्जामिनर बनकर उससे प्रश्न पूछता। कुछ समझ में नहीं आता तो उसका उत्तर उसे विस्तार से समझाता। इस प्रकार कुछ ही दिनों में शिवांशी इंटरव्यू के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो गई। जिस दिन उसे इंटरव्यू के लिए जाना था उसने कहा, कार्तिक अगर आप मेरे साथ चलोगे तभी मैं आगे जाऊंगी, वरना मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी ही नहीं। तब तक कार्तिक भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, इसीलिए वह भी उसके साथ चला गया। जब शिवांशी को वहाँ बैठे इंटरव्यूअर ने प्रश्न किया तो उसने इतनी निर्भीकता के साथ जवाब दिया कि सारे लोग दंग रह गए। उसका सिलेक्शन एक ही बार में हो गया। वही हाल अजय का भी था। शिवांशी ने उससे कई बार ऐसे ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछे थे। वही प्रश्नों के उत्तर उस समय उसे काम आ रहे थे। वह भी सारे प्रश्नों के जवाब चुटकियों में दे रहा था। अब जब सेलेक्ट आईएएस अधिकारी का लिस्ट आया तो उसमें सबसे पहला नाम लड़की में शिवांशी का था और लड़कों में अजय का था। लोग उनका नाम देखकर दंग रह गए। अमीर बाप के बेटे थे वे लोग तो अजय को देसी गंवार के नाम से ही बुलाते थे, लेकिन आज उसका नाम सबसे ऊपर देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया। अजय ने शिवांशी को बताया कि तुम्हारा नंबर नाम 1 में है, तो वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जब अजय ने उस लिस्ट की फ़ोटो खींच कर भेजा तब उसे यकीन हुआ कि सच में वह इंटरव्यू में फर्स्ट रैंक हासिल की है। उसने अजय को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अजय उसे रोकता रह गया, कहता रह गया कि यार दोस्ते
दोस्ती हुई, न सॉरी न थैंक यू, लेकिन उसने उसे इतनी बार धन्यवाद दिया कि एक समय ऐसा आया कि वह फूट फूट कर रोने लगे। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशी उसके कदमों को चूम रही है और वह इतना रो कर क्यों कह रही है। उसने फ़ोन काट दिया और अपने घर ना जाते हुए वह शिवांशी के घर गया और कार्तिक से पूछने लगा कि आखिर शिवांशी का यूं रोना का कारण क्या है। तब कार्तिक ने उसे विस्तार से बताया कि शिवांशी की शादी से पहले क्या हुआ था और शादी के बाद क्या क्या हुआ और कितना संघर्ष करके उसने इतना बड़ा पोजीशन हासिल किया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपने आप के ऊपर कि शिवांशी जैसी साधारण सी लड़की आईएएस जैसे पोजीशन भी ला सकती है। इसीलिए वह इतनी ज़्यादा खुश हुई है कि वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और आंसुओं में तब्दील हो गई। अजय बोला, अच्छा तभी तुझे माऊ अम्मा कहते थे ना, तेरा नाम तेरे ऊपर बिल्कुल सूट करता है। कलेक्टर साहिबा कहकर उसका फिर से हंसी उड़ाने लगा और सभी लोग उसके साथ साथ हंस पड़े। अब बारी थी ट्रेनिंग की। शिवांशी और अजय ने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग लिया और अपना अपना पदभार संभाला। और जब शिवांशी ने देखा उसका भाई अभी भी एएसआई के पद पर, तो उसके काम को देखते हुए उसकी पदोन्नति के लिए बात की और एएसआई के पद पर उसे पदोन्नत करवा दिया। अपने पति को पदोन्नत होते हुए शीतल के तेवर तो और ज़्यादा भी बदल गए थे। शिवांशी को अपना पद संभालते हुए 2 साल हो चुके थे। उसने सोचा इस बार की राखी में भाई के घर राखी बांधने जाया, देखे तो भाभी ने घर में बाहर में कितनी उन्नति कर ली है। लेकिन यह क्या, शीतल ने शिवांशी को वहीं साधारण से कपड़े पहनते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे शिवांशी, हर साल तो अपने भाई के लिए राखी ही भिजवा दिया करती थी, लेकिन इस साल कैसे आना हो गया भाई के घर? कहीं इस बार भी तो नेग में कुछ मोटा रोकड़ा तो नहीं चाहिए? तुम्हें देखकर भाई अगर ऐसी बात है ना तो पहले ही बता देती हूँ। हमारे भी 1000 खर्चे हैं, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं, उनके लिए भी कई ऐसे खर्चे हैं करने पड़ते हैं जिसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ। तू तो जानोगी ना, नहीं कहा और कैसे कैसे खर्च करने पड़ते हैं। तुम्हारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही जाते होंगे ना, या फिर जाते भी होंगे या नहीं। अपने साथ अपने सासू माँ की तरह उन्हें भी मजदूरी करवाने के लिए लेकर जाती हो। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी का मुंह तो ऐसे खराब हुआ कि उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दें। लेकिन वह अपने भाई से मिलने उसे राखी बांधने आई थी, इसीलिए वह उसकी कड़वी बातों को सुनकर भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में विपिन भी नहा धोकर फ्रेश होकर आया। अपनी बहन को आया देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और शीतल से बोला उसकी बहन के लिए अच्छा सा खाना बनाए। कई दिनों बाद उसकी बहन घर में आई है। शिवांशी बोली, नहीं भैया, आपसे मिलना था सो मिल लिया, अब जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, मुझे घर भी जाना है क्योंकि मेरी ननद भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए आने वाली है। शिवांशी जैसे ही विपिन को राखी बांधने लगी, शीतल ने विपिन का हाथ पकड़ लिया और बोली, शिवांशी तुम पहले मुझे ये बताओ, राखी बांध कर इस बार अपने भाई से रोना रोकर कुछ मोटा रकम ठाने तो नहीं आई हो? पहले बात क्लियर कर लो भाई, तभी राखी बांधना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अपने भाई को राखी बांधने की। शिवांशी और विपिन दोनों ही शीतल की बातें सुनकर दंग रह गए। फिर शिवांशी ने कहा, नहीं भाभी, इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा कि अपने भाई से कुछ मांगो। तब शीतल ने उसे राखी बांधने दिया और अपने भाई को मिठाई खिलाकर शिवांशी चुपचाप जाने लगी। विपिन उसे रोकता रह गया,
लेकिन वह नहीं रुकी। अपनी कार के पास रोते हुए आ गए। उसके पीछे बिपिन भी आ गया। उसके पीछे शीतल भी यह देखने के लिए आ गई कि उसका भाई उसे क्या दे रहा है। तब तक डीआईजी सर, जो बिपिन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उनकी गाड़ी वहां आकर रुकी और डीआईजी सर जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, सबसे पहले कलेक्टर साहिबा शिवांशी को सैल्यूट किया और डीआईजी सर को देखकर बिपिन ने उन्हें सैल्यूट किया। जब डीआईजी सर ने शिवांशी को सैल्यूट किया तो बिपिन और शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों फटी आंखों से उन्हें देखते रह गए। बिपिन बोला, आइए सर, अंदर आइए। डीआईजी सर बोले, नहीं बिपिन, मुझे मैडम जी से अर्जेंट काम था। मुझे पता चला कि यह तुम्हारे घर में है तो मैं यहाँ चला आया। वैसे मैं आप यहाँ कैसे? बिपिन बोला, सर ये मेरी बहन है और आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आप मेरी बहन को मैम क्यों बोल रहे हैं? तभी शीतल भी बोल पड़ी, हाँ सर, यह तो एक साधारण सी गरीब परिस्थिति में गुजारा करने वाली अनाथ औरत है। इसके तो माँ बाप भी नहीं है। कभी कभी भूले भटके हमारे घर आ जाते हैं बेचारी, और आप इसे मैडम कहकर क्यों? सर ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसे आप मैडम कह रहे हो? इससे अच्छी तो आपके घर की नौकरानी होगी। शीतल ने इतना ही कहा था कि डीआईजी सर ने रूपदार आवाज में कहा, बस बस करो तुम दोनों। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैम ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेने के बाद भी अपना नाम और पद क्यों गुप्त रखा? तुम जैसे महान विचारवान लोग की सोच की परख करने के लिए ही मैम ने ऐसा किया होगा। आज मुझे समझ में आ रहा है। अरे मूर्खो, तुम नहीं जानते, यह मैडम कलेक्टर बन चुकी हैं और इन्होंने ही जब इतना बड़ा पद हासिल किया था तभी ना ही न्यूज़ रिपोर्टर को यह न्यूज़ छापने दिया था, ना ही स्टाफ में वो हल्ला होने दिया था। जो भी काम करना था सब साधारण तरीके से ही हुआ था। इसीलिए तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि शिवांशी मैडम कलेक्टर बन चुकी हैं और तुम्हारी जो पदोन्नति हुई है ना, वह भी मैम ने ही करवाई है, वरना तुम्हारा तो नाम भी कोई नहीं जानता था। और दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया हो। डीआईजी सर की बातें सुनकर शीतल तो शर्म से पानी ही हो गई, क्योंकि जब से शिवांशी उसके घर पर आई थी तब से वह बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही थी। अब उसके मुंह में मानो ताला ही लग गया था। उसने डीआईजी सर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए, बिपिन ने भी डीआईजी सर से अपनी बहन के लिए बोले गए शब्द के लिए माफ़ी मांगा। सर बोले, और मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा? माफ़ी मांगना है तो उनसे मांगो जिनके तुम अपराधी हो। अब शीतल ने शिवांशी से कहा, शिवांशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने पिता के घर में कभी इतना सुख और ऐश्वर्य नहीं देखा था। इसीलिए तुम्हारे भाई को नौकरी मिलते ही मैं धन में घमंड में अंधी हो गई थी, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम दोनों भाई बहन का प्यार मेरा सुख चैन छीन न लो। पता नहीं, तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी कहीं ऊंचे खानदान में करवा देते तो ज़्यादा दहेज देना पड़ता और तुम तो सुख से रहोगी, लेकिन मैं ही कहीं कंगाल ना हो जाऊं। यही सोचकर कार्तिक को गरीब और अनपढ़ समझकर उससे शादी करवा दिया। मैंने तो तुम्हारे भैया से झूठ बोला था कि कार्तिक ने ग्रेजुएशन कर लिया, क्योंकि उसकी माँ ने तो मुझे ऐसा ही बताया था। तब शिवांशी ने उसे बताया कि कार्तिक अपने मेहनत के बलबूते पर पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएटर भी कर चुके हैं। भाभी शीतल फिर भी शर्मिंदगी से नीचे सर किए जा रही थी और चुपचाप खड़ी रही। तभी बिपिन बोला, शिवांशी अंदर चलो। डीआईजी सर पहली बार हमारे घर आए थे, चाय नाश्ता कर लो। तभी डीआईजी सर बोले, अच्छा, जब सच्चाई सामने आई तो लट्टू की तरह अपनी बहन के
आसपास घूमने लगे और हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे घर में बैठकर अपनी खातिरदारी करवाएं। और देख रहे हो ना, तुम्हारी बहन इतनी ईमानदार है कि उन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई है, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया, बल्कि किराए की कैब बुक करके आए हैं। इसे कहते हैं मानवता की मिसाल। चलिए मैडम, कहकर वह अपनी गाड़ी में शिवांशी को बिठाया और अपने साथ ले गया। दरअसल उस दिन सभी कलेक्टरों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें एक गहन मुद्दे पर विचार विमर्श करना था। उस मीटिंग में अजय भी आया हुआ था। मीटिंग जब समाप्त हो गई तब शिवानी ने अजय से कहा, तो मिस्टर अजय, सा करने का इरादा है या नहीं? उसने कहा, यार मेरी पसंद को तो कोई और ही उड़ा ले गया, इसीलिए आज तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तब शिवांशी ने चाहते हुए कहा, कौन थी वह खुशनसीब? अजय। अजय ने खुशी की तरफ उंगली उठा दिया। उसने कहा, ओ मिस्टर, अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो तेरी चटनी बना डालेंगे। जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। उस दिन अजय ने कार्तिक को भी बुला लिया था, क्योंकि वह उन दिनों का अपना सक्सेस पार्टी देना चाहता था। तभी कार्तिक उसके पीछे से आता हुआ बोला, हाँ मिस्टर, चटनी तो बनाऊंगा ही नहीं, बल्कि चटनी बनाकर भी खा जाऊंगा, समझे? कहकर उससे शिवाजी को सारी बात बता दिया कि अजय ने उसे पहले ही बता दिया था कि, लेकिन उसके मन में शिवांशी के लिए अब केवल एक पवित्र रिश्ता है, दोस्ती का। तब शिवांशी ने कहा, तो दोस्ती के नाते ही सही मायने में तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा है। और उसने अपनी एक सहकर्मी कलेक्टर साहिबा, जिसका नाम सुरभि था, उससे मिलवाया और बताया कि वह उसके दोस्त अजय के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। सुरभि भी देखने में बहुत सुंदर थी। अजय को जैसी चाहिए थी वैसे ही उसकी सपनों की रानी मिल गई थी। फिर अजय ने बड़े धूमधाम से सुरभि के साथ शादी कर लिया। अब शिवांशी भी भाई भतीजे को जो कुछ भी काम पड़ता दौड़े भागे शिवांशी के पास आते। शिवांशी उनका काम बड़े आदर मन से करते देती। वही शीतल अपनी ननद की उदारता देखकर सर में से पानी पानी हो जाती। उसके पास बोलने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं थे। तभी बातों बातों में कार्तिक की माँ को भी पता चला कि उनके बेटे ने भी कितना पढ़ाई किया हुआ है। वह भी अपने बेटे की मेहनत पर गर्व महसूस कर रही थी। शिवांशी तो अपने कलेक्टर बनने के पीछे का सारा श्रेय सिर्फ अपने पति को ही देती थी, और अजय जैसा सच्चा दोस्त को। वही दोनों ने जिन्होंने उसके जीवन में खुशियाँ लाई थी। तो दोस्त तो कहते हैं कि सच्चा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। यह सही बात है, सभी को सच्चा दोस्त नहीं मिलता। इस कहानी में अजय जैसे सच्चे दोस्त के लिए आपकी क्या राय है, और यह कहानी आपको कैसी लगी, और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।